मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। आज हमारे लास्ट के जो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से, और साथ में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जो टॉपिक है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ आज का जो टॉपिक आप लोगों का वो है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कौन कौन से यूनिट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं, हम ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, इनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किस नाम से है? कूलम्ब्स के नाम से, क्योंकि उन्हीं के ऑनर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट को कूलम्ब नाम से, और जो इसका सिंबल लिया जाएगा वो कैपिटल सी लिया जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी वैज्ञानिक के नाम से जो यूनिट स्टार्ट होती है उसको स्मॉल लेटर से ही हम लोग लिखते हैं। तो ये रूल्स होते हैं यूनिट्स को लिखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे कि हमें पता है कि कूलम्ब लॉ के अनुसार जो फोर्स है हमारे पास F को बराबर है किसके, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर है। और हम लोग क्या करें, अब यहाँ लाइक चार्जेस को कंसीडर करें और साथ में ये इक्वल चार्जेस भी हैं, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी है। हम ऐसे चार्जेस को कंसीडर करते हैं। तो हमने लेट किया, लेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। इसका मतलब Q1 की Q2 के साथ जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और R किसके बराबर मानते हैं, 1 मीटर के बराबर। साथ में हाँ जो मीडियम कंसीडर कर लेते हैं वो वैक्यूम को या फ्री स्पेस को हम लोग यहाँ मीडियम कंसीडर करेंगे। और हम कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें पता है कि K की वैल्यू हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर 9 × 10⁹ के बराबर थी। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग यहाँ। तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। K की वैल्यू लिखी है मैंने ये, और इनटू में क्या होगा हम लोगों के पास Q स्क्वायर होगा, और डिवाइड में क्या होता है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए आपका 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपको 1 देगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कितना बचेगा, यहां से Q स्क्वायर इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर के इक्वल बच जाता है। और हम कहेंगे कि हमारे पास Q स्क्वायर किसके इक्वल है, तरीके से हम कह देते हैं ये 1 के इक्वल है, और Q किसके इक्वल होगा हम लोगों के पास ±1 के इक्वल रहेगा। तो हम लोग डेफिनेशन लिखें कि 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो हम कहेंगे कि जब दो लाइक एंड इक्वल चार्जेस सेपरेटेड हो कितनी डिस्टेंस के साथ, 1 मीटर डिस्टेंस के साथ, और वो एक दूसरे को रिपेल करे कितने फोर्स के साथ, 9 × 10⁹ न्यूटन के साथ, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कितना कहलाता है, 1 कूलम्ब कहलाता है। तो आप लिखिए डेफिनेशन को कि 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट चार्ज, 1 कूलम्ब is that charge when two equal and like charges are separated by distance
1 मीटर इन वैक्यूम और फ्री स्पेस would repel each other by a force of 9 क्रॉस 10 raised to power 9 न्यूटन। तो ऐसे कंडीशन में जो चार्ज है वो 1 कूलम एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप लोगों को ये बताया गया है जब दो इक्वल चार्जेस हो, साथ में लाइक चार्जेस हो, 1 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस हो और वैक्यूम इनके बीच में मीडियम रहे और एक दूसरे को रिपेल करे 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन के साथ, तो हम कहेंगे कि उस दौरान जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो 1 कूलम होता है। तो ये थी हम लोगों के पास एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि किसके बराबर है? 1 कूलम के बराबर है। तो चलिए बात करते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के नाम से जानी जाती है, या फिर हम लोग कहते हैं इसको 1 स्टेट कूलम के नाम से या फ्रैंकलिन के नाम से। तो सीजीएस यूनिट जो है इसकी, उसका क्या नाम है? ईएसयू, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के नाम से, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है यहां स्टेट कूलम, या फिर आप इसको लिख सकते हो फ्रैंकलिन। मैंने पहले बताया फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और किसी भी साइंटिस्ट के नाम से जो यूनिट लिखी जाती है वो स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। और ऐसे ही आपने निकालना होगा कि F हमारे पास किसके इक्वल है? K Q1 Q2 by R स्क्वायर के बराबर है। सीजीएस सिस्टम में K की जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है। यहां आप फिर से किसको कंसीडर करते हो? Q1 Q2 आपके लाइक एंड इक्वल चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ऐसी कंडीशन में जो आपके पास चार्ज आएगा वो 1 स्टेट कूलम के बराबर या 1 ईएसयू के बराबर या 1 फ्रैंकलिन के बराबर आएगा। जैसा आपने किसको निकाला था? 1 कूलम को निकाला था, वैसे ही हम इसके बारे में लिख देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि 1 फ्रैंकलिन ये वो चार्ज है जब दो इक्वल एंड लाइक चार्जेस सेपरेटेड हो डिस्टेंस से 1 मीटर के साथ, किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, और सॉरी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ, और वैक्यूम यहां मीडियम हो और एक दूसरे को रिपेल करे 1 डाइन फोर्स के साथ। यहां फोर्स कितना आएगा? यहां इस केस में 1 डाइन फोर्स आता है। मैं दोबारा से बोल देता हूं इस डेफिनेशन को कि 1 फ्रैंकलिन या 1 स्टेट कूलम ये वो चार्ज है जब दो इक्वल एंड लाइक चार्जेस सेपरेटेड और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के साथ वैक्यूम के अंदर और एक दूसरे को रिपेल करे 1 डाइन फोर्स के साथ। तो ऐसी कंडीशन में एक स्टेट कूलम चार्ज आपको मिलेगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं कि क्या रिलेशन है एक कूलम के बीच में और स्टेट कूलम के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे कि जो हमारे पास 1 कूलम है वो 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम के इक्वल है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 raised to power 9 ESU और स्टेट कूलम। तो ये आप लोगों के पास इनके बीच के रिलेशन है। ऐसे ही हम लोगों के पास आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर आप लोग इसको बोलते हो AB कूलम। तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज या AB कूलम जो होता है वो 10 कूलम के इक्वल होता है, यानी कि 3 × 10 की पावर 10 ESU के इक्वल होता है। मैंने क्या बोला? एक यूनिट हमारी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है AB कूलम, जो कि 10 कूलम के बराबर है और ये 3 × 10 की पावर 10 ESU के इक्वल होता है। ऐसे ही आप लोगों की एक यूनिट आएगी 1 फैराडे, जो कि हम लोग लिखते हैं किसके बराबर? 96500
कूलम के बराबर। ऐसे ही हम लोगों के पास एक यूनिट आएगी 1 एम्पियर हावर, जो किसके बराबर होगी 3600 कूलम के बराबर। तो देखिए बच्चों, ये थी आपकी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो आप लोगों को बताई गई है। तो चलिए अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी हम लोग यहां बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है यहां रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या इसका दूसरा नाम हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसकी हम लोग यहां बात करेंगे, और इनके यहां क्या इंपॉर्टेंस रहेगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, दो चार्ज कंसीडर किए। आप लोगों का एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। और मान लीजिए पहले केस में हम लोग यहां मानते हैं कि जो इनके बीच में मीडियम है वो एयर या वैक्यूम को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और अब हम कहते हैं कि यहां जो फोर्स है F है वो हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने K की वैल्यू को लिखा, और ये होगा हमारे पास Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये मान लीजिए फोर्स आता है आप लोगों का एयर वाले केस के अंदर। अब मैं कहता हूं कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा क्या, और फिर हम लोग मीडियम को बदल देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, चार्जेस को सेम रखा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम रखते हैं, मान लीजिए r डिस्टेंस को ही रखते हैं, बट देयर मीडियम में बी चेंज। और ये जो मीडियम हम लोग यहां कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमने कोई मीडियम कंसीडर कर लिया जिसकी परमिटिविटी क्या है यहां एप्सिलॉन है। अब हम कह दें एप्सिलॉन का मतलब, मान लीजिए आपके पास ऐसा मीडियम कोई वाटर टाइप का मीडियम है, हम लोगों ने कंसीडर किया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, क्या जो फोर्स है जो एयर वाले केस में था, दो लाइक चार्जेस आपके सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, क्या वाटर वाले केस में उतना ही फोर्स बना रहेगा अगर डिस्टेंस सेम रहे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहे? तो आप लोग कहोगे नो, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। कूलॉम्स लॉ के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि जो आपका K है, कूलॉम कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और इसकी जो अलग अलग मीडियम के केस में अलग अलग वैल्यू रहती है। तो इसलिए अब हम यहां लिखेंगे जो फोर्स है वाटर के केस में, यानी कि किसी मीडियम के केस में, वो हम लोगों के बराबर यहां इक्वल है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 by r square, and these two forces are not equal। ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर के केस में जो परमिटिविटी थी वो अलग थी, और वाटर के केस में जो परमिटिविटी है वो अलग है। क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि परमिटिविटी हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज या उसका इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फोर्स किसी मीडियम के अंदर से पास होते हैं। तो अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण यहाँ जो फोर्सेस हैं, भले ही आपके चार्जेस मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, डिस्टेंस उनके बीच में सेम है, लेकिन फोर्स का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को अलग अलग मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब इन दो फोर्सेस के रेशियो को देखेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के नाम से या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ इस केस में कि हमारे पास एप्सिलॉन r को कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में, या फिर आपका जो कैपिटल K है वो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर और वैक्यूम टू फोर्स इन ए मीडियम। फोर्स एयर या वैक्यूम में या किसी मीडियम के अंदर जो है उनके रेशियो की हम लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ वाटर की जगह पे आप मीडियम भी लिखोगे। तो यहाँ जो ये रिजल्ट आप लोगों का किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R square और डिवाइड में भी क्या होगा हम लोगों के पास 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। और आप लोगों को पता है कि जो सेम क्वांटिटीज है वो कैंसिल आउट हो जाती है और हम लोगों के पास सॉल्यूशन के बाद जो यहाँ रिजल्ट बचेगा वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाता है। और इसी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के नाम से जानते हो। इसका जो एक दूसरा नाम हो सकता है वो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी के नाम से भी हम रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है? ये रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन वैक्यूम टू इन ए मीडियम when two charged particles separated by the same distance in the both mediums, यानी कि ये वैक्यूम के केस में भी और मीडियम के केस में भी सेम डिस्टेंस के साथ दो चार्ज पार्टिकल अगर सेपरेटेड है तो ऐसी कंडीशन में उन फोर्सेस का जो रेशियो आपके पास वो डायरेक्टली कांस्टेंट के बराबर है और एप्सिलॉन का रेशियो किसके साथ? एप्सिलॉन नॉट के साथ। ये रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस इन वैक्यूम टू इन ए medium when two charged particles are separated by same distance in both मीडियम। या फिर आप ये कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। या फिर आप लिखोगे रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू permittivity of free space। ये भी हम लोगों के पास क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है। आप देखिए अगर आपके पास क्या होगा, एक केस है एयर वाला केस और एयर वाले केस में आप लोगों को परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से डिनोट की गई है और मान लीजिए इस फोर्स को मैंने लिख लिया किससे? एफ से। अब हम लोगों ने क्या किया? वाटर की परमिटिविटी डिनोट कर दिया आप लोगों को कितनी है? मान लीजिए ये 80 है और ये टेंपरेचर के अनुसार बदल जाती है। तो वाटर के केस में बताइए फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हम लोगों ने ये बताना है। तो देखिए हम लोगों के पास एफ वैक्यूम या एफ एयर का रेशियो एफ मीडियम के साथ किसके बराबर है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है या किसके बराबर है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। और ये जो 80 वैल्यू लिखी गई है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी गई है यहाँ इस केस में। तो देखिए हमारे पास एफ एयर टू एफ वाटर किसके बराबर है? ये 80 के बराबर आ जाता है। अब एफ वाटर हम लोगों के पास कितना होगा यहाँ इस केस में? एफ एयर का रेशियो किसके साथ? 80 के साथ। तो यानी कि पानी के केस में जो फोर्स है वो 1/80 है एयर वाले केस का। तो इसका मीनिंग अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ डिक्रीज होती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके केस में कितनी वैल्यू को रखता है। हम लोग कहेंगे कि वैक्यूम के केस में जो इसकी वैल्यू है वो 1.00 रहती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इन केस ऑफ वैक्यूम के केस में जो इसकी वैल्यू है
वो 1.00 है। और ऐसे ही एयर के केस में जो रहेगी इसकी 1.006 होती है। और हाइड्रोजन के केस में जो इसकी वैल्यू होती है वो 1.0026 होती है। और ग्लास के केस में जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो 5 से 10 के बीच में हो सकती है। और के की वैल्यू वाटर के केस में मैंने आपको जैसे बताया है ये कितनी है 80 है। और चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के अनुसार ये वैल्यू क्या होती है चेंज होती है, चेंजेस विद टेम्परेचर। ऐसे ही हम बात करते हैं यहां कंडक्टर के केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये कुछ वैल्यू जो आप लोगों को बताई गई है, तो हम क्या करते हैं लगभग इनके केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो एक ही मानते हैं। इसलिए हम बार बार ये बोलते हैं वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर वाला केस एक जैसा कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या मानेंगे वैक्यूम एयर और हाइड्रोजन टाइप के जो सब्सटेंस है उनके केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एक यानी कि यूनिट मान के चलेंगे हम लोग। तो ये था आप लोगों का जो इस यूनिट के कुछ लास्ट टॉपिक्स थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इनके बारे में। और मैंने बता दिया आप लोगों को कि न्यूमेरिकल आप लोगों ने कैसे सोल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद रखोगे कि यहाँ जो आपके पास F वैक्यूम है उसका रेशियो किसके साथ F मीडियम के साथ वो किसके बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। और आपका जो F मीडियम है यहाँ अब वो किसके बराबर है F वैक्यूम बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। अब मेरे से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों के द्वारा ही कि दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में पहले क्या है जो मीडियम प्रेजेंट है वो फ्री स्पेस या एयर को हम लोगों ने कंसीडर किया और उनके बीच में मान लीजिए फोर्स कितना है तब F फोर्स है। और फिर क्या किया हम लोगों ने उन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो मीडियम है उसको क्या रखा प्लास्टिक को रख दिया। अब प्लास्टिक वाले केस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या F मीडियम वाला जो एयर वाले केस में था फोर्स उसके बराबर रहेगा। तो एयर वाले केस में आपका फोर्स कितना है F फोर्स है। और प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा एक से ज्यादा रहेगा, यानी कि K की वैल्यू यहाँ किससे ज्यादा है एक से ज्यादा है। अगर K की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो आप लोगों को पता है कि मीडियम वाले केस में फोर्स क्या होगा डिक्रीज होगा। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि फोर्स क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि यहाँ फोर्स डिक्रीज होगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बढ़ती है। तो देखिए ये आप लोगों के जो लास्ट के जो कुछ टॉपिक है कंसेप्ट है। कल की जो हमारी वीडियो रहेगी हम उसमें न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। कूलॉम्स लॉ के जो भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो आप लोग तैयार रहना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और रही बात इंप्रूवमेंट की, हम लोग कोशिश रखेंगे कि हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट रखें ताकि आप लोगों के लिए जो टॉपिक है उसको बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बताया जाए। और मैं हिंदी क्यों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ आप लोग ही इस वीडियोस को देख रहे हो, जो हमारे एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इस वीडियोस को देखते हैं। क्योंकि हम लोग इन वीडियोस को कहाँ डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर भी डालते हैं। और यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो आप लोगों को पता है कि देश के अंदर ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनको जो टॉपिक्स को हिंदी में सुनना पसंद करते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन टॉपिक्स में यूज़ करते हैं। तो यही आप लोगों से कामना है कि आप अपने आप को ठीक ठाक रखें, लॉकडाउन का पालन कीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक्स अगेन।